हजारों महफिल हैं, लाखों मेले हैं, जहां आप नहीं वहां हम अकेले हैं। नमस्कार, मैं डीके, आपका डीके कैंपस में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे आरसीसी। और आरसीसी आपको सबको पता है कि सिविल 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट नहीं, सिविल के अगर हम बारे में बात करें तो आरसीसी मतलब हर जगह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। आप डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से देखिए या आप किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आरसीसी अपने आप में खूब मतलब बहुत वेटेज रखता है। और आज हम पढ़ेंगे आरसीसी। और आरसीसी का इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस हम इसलिए नहीं बता रहे कि वीडियो कुछ मतलब एक वीडियो नुकसान होगी, और सिलेबस सबको पता ही है, ठीक है। आरसीसी में सिलेबस में सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सिंगली रेनफोर्समेंट डब्ल्यूएसएम से एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद डबली का एनालिसिस पढ़ेंगे डब्ल्यूएसएम से, फिर लिमिट स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे, सिंगली डबली, फिर स्लैब बीम सबका पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा टाइम का वेस्ट न करते हुए अब स्टार्ट करते हैं हम आरसीसी इंट्रोडक्शन। और हाँ जी, हम लिख चुके हैं आरसीसी इंट्रोडक्शन, और आप लास्ट तक बने रहिए, बीच में पुनः शायरी होगी, ठीक है। तो एक बार इंट्रोडक्शन आरसीसी। और आरसीसी के अगर हम बारे में बात करें तो आरसीसी वर्ड 3 वर्ड से मिला है, एक आर, एक सी और एक सी, ठीक है। इस अगर आर के बारे में बात करें तो इस आर का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। इस सी का मतलब होता है सीमेंट, सीमेंट। और इस सी का मतलब होता है कंक्रीट, ठीक है। हमने बोला कि आरसीसी वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना है, एक आर, इस आर का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, इस सी का मतलब होता है सीमेंट, और इस सी का मतलब होता है कंक्रीट, ठीक है। अब अगर हम बारे में बात करें इसके थोड़ा सा, तो जो रेनफोर्समेंट है, तो देखिए इसका मतलब सीधे सीधे हम समझाना चाहते हैं कि रेनफोर्समेंट का मतलब होता है बाहरी ताकत, ठीक है। मतलब कि कोई भी आपका मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो किसी गुण में कमजोर होगा, तो उसको बाहर से जो ताकत दिया जाता है वही है रेनफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीमेंट के बारे में बात करें तो सीमेंट सबको पता है कि सीमेंट क्या चीज होता है, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट के बारे में बात करें तो कंक्रीट के बारे में एक ही वर्ड हम लिखेंगे कि इट इज द मिक्सचर, इट इज मिक्सचर। यह मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है, तो फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। और प्लस इधर अगर हम बारे में बात करें तो बाइंडिंग मटेरियल। यह मिश्रण होता है किसका किसका, फाइन एग्रीगेट मतलब कि महीन मिला हुआ, कोर्स एग्रीगेट यानी मोटा मिला हुआ, और बाइंडिंग मटेरियल यानी बंधक पदार्थ का, ठीक है। यह मिश्रण होता है। अगर थोड़ा सा हम एग्रीगेट साइज के आधार पर बात करना चाहें तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें हम, तो आप जानते होंगे, शायद आप लोग उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे कि अगर एग्रीगेट की साइज, अगर एग्रीगेट साइज, अगर एग्रीगेट जो रोड़ी पत्थर की साइज, एग्रीगेट साइज अगर 80 mm से छोटा हो, किससे 80 mm से छोटा हो, और किससे बड़ा हो 8.75, ठीक है, 8.75 mm से बड़ा हो, सॉरी 4.75, ठीक है। 80 mm से बड़ा और 4.75 mm से छोटा हो तो उसको बोलते हैं ग्रेवल, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल, ठीक है। उसके बाद अगर 4.75 mm से बड़ा, ठीक है, और अगर 7.5 माइक्रोन से अगर छोटा हो, 4.75 mm से बड़ा और अगर 7.5 माइक्रोन से छोटा हो, तो वो वाला होता है सेंड, उसको क्या बोलते हैं, सेंड यानी बालू। अगर 7.5 माइक्रोन से बड़ा, ठीक है, 7.5 माइक्रोन से बड़ा और 2 माइक्रोन से छोटा हो तो उसको बोला जाता है सिल्ट, ठीक है। और अगर 2 माइक्रोन से छोटा हो तो उसको बोला जाता है क्ले। हमने बोला कि अगर 80 mm से बड़ा और 4.75 mm से छोटा हो तो उसको बोलते हैं ग्रेवल,
ठीक है, सॉरी 4.75 mm से बड़ा और 80 mm से छोटा एग्रीगेट साइज हो तो उसको बोलते हैं ग्रेवेल। अगर 4.75 mm से बड़ा छोटा और 7.5 माइक्रोन से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं सैंड। अगर 7.5 माइक्रोन से बड़ा छोटा और 2 माइक्रोन से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं सिल्ट, और 2 माइक्रोन से छोटे एग्रीगेट साइज को क्या बोलते हैं, क्ले। ठीक है, अब अगर हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करें तो जो ग्रेवेल होता है इसी को बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट। जो ग्रेवेल होता है इसी को क्या बोला जाता है, कोर्स एग्रीगेट। और सैंड, जो आपका सैंड होता है इसी को बोला जाता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, हमने बोला कि जो ग्रेवेल होता है उसको बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट यानी मोटा मिला हुआ, और जो सैंड होता है उसको, बालू होता है उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट यानी महीन मिला हुआ। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम बाइंडिंग मटेरियल के बारे में बात करें तो बाइंडिंग मटेरियल हम जनरली क्या उपयोग करते हैं कि सीमेंट का प्रयोग करते हैं। जनरली किसका प्रयोग करते हैं, सीमेंट का। ठीक है, बंधक पदार्थ क्या होता है, उस कंक्रीट को, पानी को, सबको क्या करता है, एक में बांधता है, बांधने का गुण रखता है। यानी सीमेंट को हम जनरली प्रयोग करते हैं, तो इससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अगर बाइंडिंग मटेरियल के स्थान पे अगर हम लाइम का उपयोग करें, चूने का उपयोग कर दें, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको बोलेंगे लाइम कंक्रीट। ठीक है, अगर लाइम का ना उपयोग करके अगर जिप्सम का उपयोग किया जा रहा है, जिप्सम का, तो उसको बोलते हैं जिप्सम कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे नाम अगर सबको जनरली पता चल गया होगा कि जो सीमेंट का बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो फाइन एग्रीगेट होता है, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यहां से हम ये मिटा रहे हैं, ये लिख कर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगर हम थोड़ा सा सीमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करें तो जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट होता है ये होता है इनर्ट फेज में। इनर्ट फेज। अब इनर्ट फेज क्या होता है सर, तो जो इनर्ट फेज का मतलब कि ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। इनर्ट फेज का मतलब क्या होता है आपका कि ये जल से यानी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, मतलब क्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। अच्छा जी, इसका मतलब कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट आपका पानी से, जल से रिएक्शन नहीं करता है। तो जल से रिएक्शन करता कौन है, तो जल से रिएक्शन करता है आपका बाइंडिंग मटेरियल, और वो होता है सीमेंट। जल से रिएक्शन कौन करता है, सीमेंट। इसका मतलब कि अगर हम सीमेंट और प्लस वाटर यानी H2O का रिएक्शन कराएं तो आपका बनता है CH जेल प्लस CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट। हमने बोला कि अगर सीमेंट और H2O यानी जल की रिएक्शन होगा तो उससे बनता है CSH जेल, इसको बोला जाता है CSH जेल या टर्बोमोराइट जेल। टर्बोमोराइट जेल। ठीक है, या इसी को बोला जाता है, सीधे सीधे बोला जाता है कि जेल। ठीक है, एक जेल होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो मतलब कि पदार्थ को क्या करता है, मटेरियल को बांधने का गुण रखता है, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये बोले CaOH सबको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हीट का मतलब कि उष्मा, इसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम इसमें ये ना बात करके अगर हम इस सीमेंट के बारे में बात करें तो सीमेंट भी मिश्रण होता है, किसका, इसमें होता है Al2O3। ठीक है, उसके बाद होता है SiO2, FeE2O3, फिर से CaO। ये इसका क्या होता है, इसमें यौगिक होते हैं, इसके कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड होते हैं इसको बोला जाता है बॉक्यूज कंपाउंड। ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बॉक्यूज कंपाउंड। ठीक है, हमने बोला कि जो सीमेंट होता है ये भी विभिन्न घटकों से मिलकर बनता होता है। ठीक है, कंपाउंड से मिलकर बनता है, और उस कंपाउंड में अगर हम बात करें कि जो ये कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं, CaO, Al2O3, SiO2, Fe2O3, और इन कंपाउंड को बॉक्यूज कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, अब अगर इस पूरे रिएक्शन के बारे में बात करें, ये जो आपका रिएक्शन ये दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है, ये चूंकि इसमें ही ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है,
इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन प्रोसेस। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन प्रोसेस। अगर ये जो उष्मा निकली है तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस से निकला है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये जो उष्मा निकली है इसको क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। और ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब कि बस हमने अभी आपका इंट्रोडक्शन में बस इतना पढ़ा कि जो आरसीसी वर्ड है वो 3 रेनफोर्समेंट, सीमेंट, कंक्रीट। उसके बाद जो सीमेंट होता है, रेनफोर्समेंट का मतलब कि बाहरी ताकत, सरिया प्रोवाइड किया जाता है। सीमेंट सबको पता है। और सी का मतलब होता है कंक्रीट। और कंक्रीट के बारे में हमने बोला कि यह मिश्रण होता है किसका किसका? तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस बाइंडिंग मटेरियल। अगर हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को एग्रीगेट साइज के आधार पर डिफाइन करना चाहें तो हमने बोला था कि 80 mm से छोटे और आपका 4.75 mm से बड़े इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवेल। उसके बाद 4.75 mm से बड़े छोटे और उसके बाद 7.5 माइक्रोन से छोटे बड़े को क्या बोलते हैं? सैंड। 7.5 माइक्रोन से बड़े छोटे और 2 माइक्रोन से बड़े को क्या बोलते हैं? सिल्ट। और 2 माइक्रोन से छोटे को बोलते हैं क्ले। उसके बाद हमने बोला कि जो ग्रेवेल होता है उसी को बोलता है कोर्स एग्रीगेट और जो सैंड होता है उसी को बोला जाता है फाइन एग्रीगेट। उसके बाद हमने बात किया कि जो आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो इनर्ट फेज में होते हैं। उस बाइंडिंग मटेरियल के बारे में हमने बात किया कि बाइंडिंग मटेरियल बंधक पदार्थ होता है, मतलब कि वो बांधने का गुण रखता है पदार्थों को। और ये हमने बोला कि सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, लाइम का प्रयोग किया जाता है, चूने का। तो जिस बाइंडिंग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा वही नाम पड़ जाता है। अगर बाइंडिंग मटेरियल अगर सीमेंट प्रयोग किया जाता है तो सीमेंट कंक्रीट, अगर बाइंडिंग मटेरियल जिप्सम प्रयोग किया जाता है जिप्सम कंक्रीट, अगर बाइंडिंग मटेरियल लाइम प्रयोग किया जाता है लाइम कंक्रीट। ठीक है, जनरली सीमेंट का प्रयोग किया जाता है इसलिए बोला जाता है इसको सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद हम बोले कि जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट होते हैं इनर्ट फेज में होते हैं। इनर्ट फेज का मतलब कि ये जल से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जल से रिएक्शन नहीं करते हैं तो रिएक्शन कौन करता है? कि बाइंडिंग मटेरियल। और बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है? सीमेंट। अब सीमेंट का हमने रिएक्शन कराया जल से तो बना CSH जेल। और CSH जेल को बोलते हैं टर्बोरेमराइट जेल भी बोलते हैं। और CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद हीट और यानी उष्मा भी निकलती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जनरली सीमेंट को खोला जाए तो उसमें से उष्मा कुछ निकलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखें कि जो ये प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है हाइड्रेशन प्रोसेस। और जो उष्मा निकलती है इसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हमने बोला कि सीमेंट होता है, सीमेंट कंपाउंड होता है, इसके घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? CaO, Al2O3, Fe2O3, उसके बाद होता है SiO2। ठीक है, और इस कंपाउंड को बोला जाता है बॉक्यूस कंपाउंड। तो इतनी बात आपके दिमाग में एकदम फिट कर गई होगी, हमको उम्मीद है कि एकदम सेट अप कर गई होगी। ठीक है, तो आप ये वीडियो को पॉज करके और इतनी बात को नोट करिए, तब तक हम आगे बंद कर दें। तो वीडियो को पॉज करिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बादल समझता है। बस इसके आगे आगे। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते हुए आपके मनोरंजन के लिए किया जा रहा है बस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम मिटा करके, अब अगर ये वाली बात हम मिटाएं और थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहें कि ये जो आपका सीमेंट और प्लस H2O, ठीक है, यानी कहने का मतलब सीमेंट प्लस H2O, सो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है CSH जेल प्लस CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट। ठीक है, तो ये जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, और सीमेंट कंक्रीट होता है, वो होता है मास लाइक स्ट्रक्चर। मास लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि सिर्फ उसका वेट होता है। ठीक है, मतलब कि वो क्या होता है, मास लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि ये कंप्रेशन जोन में क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। कंप्रेशन जोन यानी तनाव सामर्थ्य उसकी क्या होती है? मजबूत, अच्छी होती है। ठीक है, कमजोर किस में होते हैं? तो टेंशन जोन में। टेंशन जोन में क्या होते हैं? टेंशन जोन में वीक होते हैं। ठीक है, यानी कमजोर होते हैं। ठीक, इसका मतलब कि थोड़ा सा अगर हम आपको बताना चाहें कि जो बीम होता है
आप लोग जनरली बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ही पढ़ते हैं, और ये दुनिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीम है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी बीम होती है, ठीक। ये जब बीम पे आप लोड आता है इस पे, तो ये बीम क्या हो जाती है, बेंड, ठीक है। अब अगर बीम बेंड हो जाती है तो बताइएगा, ये जो ऊपर वाली लेयर जब ये बेंड हुई है, तो जो ऊपर वाली लेयर है, ये वाली जो दिखाई दे रही लेयर, इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये आपका जब ये मार्कर है, अब इसको अगर बेंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें संपीड़न होगा, यानी अगर ऊपर वाली लेयर में क्या होता है, ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, खिंच जाती, सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें होता है कंप्रेशन, और जो बाहर वाली लेयर देखिए खींची हुई दिखाई दे रही है, तो इस बाहर की तरफ इसमें जा रहा है, तो इसको बोला जाता है टेंशन। हमने बोला कि ऊपर वाली लेयर में कंप्रेशन और निचले वाली लेयर में क्या होता है, टेंशन। और जो अगर सपोज करिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, चूंकि हमने बोला कि सीमेंट कंक्रीट, और इससे जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको बोला जाता है मास लाइक स्ट्रक्चर, और मास लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि वो कंप्रेशन जोन में स्ट्रांग होते हैं और टेंशन जोन में वीक होते हैं। इसी का एक और नाम दे दिया जाता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जी हाँ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब कि जो गांव में हम लोग के क्या होता है, आरसीसी बोला जाता है ना, जब आरसीसी किया जाता है तो सॉरी वो आरसीसी नहीं होता है, वो पीसीसी स्ट्रक्चर होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसमें कहीं सरिया छड़ डाला जाता है क्या, लेकिन जनरली लोग गांव पे क्या होता है कि आप जाके बताएंगे कि नहीं सर ये क्या है जी, ये गलत बोल रहे हैं आप लोग, आरसीसी नहीं है पीसीसी है, तो लोग कहेंगे कहाँ से पागल आ गए, ठीक है। लेकिन जनरली जो गाँव में उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, पीसीसी, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोज करिए कि अगर ये कोई पीसीसी स्ट्रक्चर है, पीसीसी स्ट्रक्चर है, तो आप बताइएगा अगर ये पीसीसी स्ट्रक्चर है, और चूंकि हम जानते हैं कि ये कंप्रेशन में स्ट्रांग है और टेंशन में वीक है, तो ये बताइए कंप्रेशन जो लोड आएगा वो तो झेल लेगा, लेकिन ये टेंशन वाले पे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रैकिंग हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, बीम फेल हो जाएगा। अब हमने बोला कि रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि बाहरी ताकत प्रोवाइड करना, और बाहरी ताकत ये टेंशन में कमजोर है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम सरिया का प्रोवाइड करा देते हैं, इंट्रोडक्शन सरिया का इसमें कराते हैं, ठीक है। और आपको सबको पता है कि इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक सरिया का प्रयोग किया जाता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, और इस तरह से ये बीम क्या हो जाती है, टेंशन में भी कम जरूरत नहीं होती है, और कंप्रेशन में तो ऐसे ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। अगर जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, अगर हम इस सिंपली सपोर्टेड के बारे में ना बात करके अगर हम कैंटिलीवर के बारे में बात करें, तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक सिरा फिक्स होता है और एक सिरा क्या होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब अगर जनरली इस पे लोड आता है आपका, तो ये क्या करती है, बीम ऐसे बेंड कर जाती है, ये बीम बेंड कर जाती है। अब बताइएगा आपको देखने से क्या लग रहा है कि जो ऊपर वाली लेयर है ना, जो ऊपर वाली लेयर है ऐसे ये वाली खींच रही है बाहर की तरफ, इसका मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, टेंशन, इसमें क्या हो रहा है, टेंशन। और जो नीचे वाली लेयर है इसमें देखिए ये क्या हो रही है, सिकुड़, जब इसे नीचे की तरफ ऐसे खींच रहे हैं तो इसमें क्या हो रही है, सिकुड़ है, इसमें हो रहा है कंप्रेशन। और आप जानते हैं कि हम सरिया का इंट्रोडक्शन सरिया का प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि वो टेंशन लोड को झेल सके। इसका मतलब कि हम कैंटिलीवर बीम में नीचे की तरफ सरिया ना प्रोवाइड करके ऊपर की तरफ सरिया का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम सरिया नीचे की तरफ प्रोवाइड ना करके सरिया को ऊपर की तरफ प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो नीचे की तरफ सरिया डाला जाता है, और अगर कैंटिलीवर बीम है तो सरिया ऊपरी वाले भाग में डाला जाता है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, और आप वीडियो को पॉज करके और नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट हम जितना लिखेंगे सभी प्रो इंपोर्टेंट आप नोट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि सर ये तो टेंशन में कमजोर था तो हमने सरिया का इंट्रोडक्शन करा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में जाए, चूंकि हम दो ही पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है, एक है कंक्रीट और एक है स्टील यानी सरिया, ठीक है। तो हम जानेंगे कि किसी भी स्ट्रक्चर पे सबसे पहली बात की टेंशन कितने प्रकार का, चूंकि हम सरिया का प्रोवाइड कितने कर, कंक्रीट के तो हम स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, ठीक है। कंक्रीट की 4 स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसके फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, 4 स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे ही अगले वीडियो में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बात करें कि टेंशन के बारे में, चूंकि सरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नया आपका पदार्थ सरिया प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जाने।
तो किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो किसी भी स्ट्रक्चर पर 3 प्रकार का टेंशन आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला बात हम यहाँ से मिटा रहे हैं। और किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने प्रकार का आता है टेंशन? 3 प्रकार का। जो पहला टेंशन होता है उसको बोला जाता है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पे क्या हो जाता है, ये वाला बाहर की तरफ, ठीक है। अगर पी लोड से इसको खींचा जा रहा है तो यहाँ पे इसको जब आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इसमें जो टेंशन उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंशन। डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। अगर ये फर्स्ट के बारे में बात करें, ठीक है। दूसरे के बारे में बात करें कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बीम है, तो जब इस पे लोड आता है आपका तो ये क्या होता है, बेंड कर जाती है। बीम इज ए फ्लेक्सुरल मेंबर, ठीक है। इसका मतलब कि बीम बेंड करेगी, सॉरी इतना बेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर में अभी हमने बताया कि कंप्रेशन, और निचले वाली लेयर में क्या होता है, टेंशन। तो इसको बोला जाता है फ्लेक्सुरल टेंशन। फ्लेक्सुरल टेंशन, फ्लेक्सुरल टेंशन, या इसी को बोला जाता है बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग के कारण चूंकि ये टेंशन उत्पन्न हो रहा है तो इसको बोला जाता है बेंडिंग टेंशन, ठीक है। और अगर तीसरे हम टेंशन के बारे में बात करें, ये चूंकि दूसरा टेंशन हो गया, आप नोट करते चलिए। सॉरी, अगर देखना देख लें वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाली बात नहीं आ रहा है, इसको बोला जाता है, सॉरी आप लिख सकते हैं लिख करके, ये फ्लेक्सुरल टेंशन या बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग के कारण टेंशन उत्पन्न हो रहा है तो इसको बोला जाता है फ्लेक्सुरल टेंशन या बेंडिंग टेंशन। अब अगर हम तीसरे टेंशन के बारे में बात करें तो अगर सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है तो सबको पता है कि अगर इधर से एक फोर्स, शियर फोर्स जिसको नाम दिया जाता है, तो पूरक कर्तन बल इसको भी बोलते हैं, एक अपने आप कर्तन बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर एक उधर से इधर से लगा हो तो एक क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब बताइएगा, ये वाला जो आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपका शियर फोर्स लगा है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस सिरे को क्या करेगा, इधर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ध्यान से सुनिएगा हमने क्या बोला। ये वाला जो आपका साइड दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये लोड इसको क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ इसे खींचने का प्रयास करेगा। और ये वाला क्या करेगा, इसको इधर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। इसका मतलब कि ये इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि जो ये वाला सिरा है ना, ये कहीं इधर मिलेगा, और जो ये वाला सिरा है इधर, और ये वाला इधर, और ये वाला, और जो नया स्ट्रक्चर तैयार होगा, सॉरी, जो नया स्ट्रक्चर तैयार होगा वो वाला ये हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सिरा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लिया जाए, ये वाला जो सिरा है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाले सिरे में क्या हो रहा है, ये वाला सिरा इधर की तरफ जा रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। इस वाले सिरे में क्या होता है आपका, कंप्रेशन। और इधर देखिए खींच रहा है इधर की तरफ इसका, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन। और चूंकि ये जो टेंशन हो रहा है ये उत्पन्न हो रहा है विकर्ण के रूप में, तो इसी को बोला जाता है, जो तीसरा टेंशन होता है आपका, इसको बोला जाता है डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन, ठीक है। तो अभी आपके बाद हमने आपको 3 टेंशन के बारे में बताया। एक डायरेक्ट टेंशन, जहां पे डायरेक्ट लोड लगा हो। आप डायरेक्ट टेंशन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो सीधा सीधा बोला जाता है कि जहां पे भी ऑब्जेक्ट से, जहां पे भी लोड क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी 90 अंश पे लोड लगता है, वो डायरेक्ट टेंशन में आता है, ठीक है। और दूसरा हमने बताया कि बेंडिंग, यानी बेंडिंग के कारण जो टेंशन उत्पन्न होता है उसको बेंडिंग टेंशन या फ्लेक्सुरल टेंशन। और जो तीसरा टेंशन होता है उसको बोलते हैं डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन के लिए हम सर उसका शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। इसको एक शियर एनफोर्समेंट में हम आगे एक चैप्टर ही, खुद एक वीडियो ही डाल देंगे, 2 वीडियो आगे उसको डालेंगे हम, ठीक है। लेकिन तब तक हम बस इतना बताने की 3 टेंशन 3 प्रकार का, एक डायरेक्ट टेंशन, एक बेंडिंग या कंप्रेशन टेंशन, बेंडिंग या फ्लेक्सुरल टेंशन, और जो तीसरा टेंशन होता है उसका बोला जाता है डायगोनल टेंशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो जितने लोग हैं, जितने सिविल के लोग हैं, आप उन पे वीडियो को शेयर करिए प्लीज। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा मनोबल भी बना रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके सब ये कंटेंट पाएं, ठीक है। तो आप वीडियो को जितना ज्यादा से हो सके आप शेयर करिए। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और कोरोना से बचिए, अपने घर में लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद, टेक केयर।